अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक सागसती। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा। और जब मैं तबीयत की नासाजी की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो आपने अश्क बहाए होंगे मेरी गैर मौजूददी में। वो पूरा और स्टूडियो आगाज़ गीला किया हो होगा गया मदीहा था, नकवी पानी ने। सैलाब आ गया था, सब ऐसा रोए मैंने सब बताया था चुप लोगों कर को कि जाओ। मैं बीमार हूँ। हाँ, मैंने लोगों को मैंने लोगों को बताया था, आप जरूरी काम की वजह से नहीं आए थे, पर आप जरूरी। जरूरी काम की वजह से बीमार पड़ गए थे। तो जुकाम, हाँ, नज़ला, हाँ, अभी भी मेरी आवाज़ से आपको उसे खैर वायरल अंदाज़ा है होगा आपको कि काफी दिनों से सती। तो ये है कि ये प्रॉब्लम होती है और कभी कभार हमारा प्लीज गला ख्याल रखें अपना। जवाब दे जाता है तो फिर हम बदिक्कत तमाम आने से कासिर रहते हैं। तो जी? जनाब बात ये है प्लीज हर्ड, क्या बोला आपने? बदिक्कत तमाम, ये कहावत था, ये बस क्या ये बाद में आपको ब्रेक में मैं समझाऊंगा। अच्छा जी, गिरफ्तारियां हो रही हैं जी, जेल भरो तहरीक चल रही है। बड़े मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मनाजिर हमें देखने में मिल रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स एक्सपेक्टेड था खान साहब को कितने लोग अंदर चले जाएंगे, और एक चीज़ की जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी वो हो रही थी कि ये तो पुलिस वाले जा जाके ऐलान करें कि जिसने आना है गिरफ्तारी देने के लिए तो आ जाए। मतलब मखौल बना लिया उन्होंने अपना, फिर ये क्या हर बात जगह जाके ऐलान करें हमारी बसें यहाँ पे खड़ी है, आपने कि जाना नहीं होता कि जी हम फलानी जगह की सवारियां लेके जा रहे हैं, जिसने आना आके बैठ जाए। हाँ, तो ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब शो सम सीरियसनेस, ये अजीब हरकतें पुलिस की तरफ से नहीं है। एंड हाउ आर द अदर पार्टीज रिस्पोंडिंग? आई मीन वो क्या कर रहे हैं? वो दे रहे हैं गिरफ्तारी? हाँ, लोग तो दे रहे हैं ना। चलिए अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद शो में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वालों को दहशतगर्दों के साथ रखा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल भेज दिया गया। इन इक़दामात से हरगिज़ खौफजदा नहीं होंगे। मरियम नवाज के पीटीआई पर वार, कहा इमरान खान सोचना भी मत कि अब हुकूमत आएगी। लीगी रहनुमा के अद्दी और साबिक अस्करी क़यादत पर हमले, कहा साजिशी 5 का टोला आज मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। कराची में ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद एक्साइज दफातर पर शहरियों का रश लग गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने और तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने का अज़्म। लाहौर में नशे की जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग मुहिम जारी। सरकारी और निजी स्कूलों से 215 सैंपल लिए गए। जी जनाब, तो शो के आगाज में ही हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके साथ शेयर करने के लिए, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कराची में नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस को हादसा पेश आया है और ग्रीन लाइन बस बेकाबू होकर ट्रैक से हटकर फुटपाथ पर चढ़ गई और तेज रफ्तार बस जंगले से टकरा गई और अगले हिस्सों को इसकी वजह से काफी नुकसान भी पहुंचा और मनाजिर आपके सामने भी हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बताइएगा नज़ीर शाह, इस हादसे से मुतालिक हमें। बिल्कुल देखें अशफाक, ये नागन चौरंगी के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश है जिसमें अब तक एक जख्मी खातून को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा एक मुबैना तौर पर एक छोटे बच्चे के ग्रीन लाइन ट्रैक पर सामने आने की वजह से पेश आया और बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तारी की वजह से पहले फुटपाथ और उसके बाद जंगला और जो उनको तोड़ती हुई सड़क पर आ गई और शहरी जो ये ग्रीन लाइन के शीशे तोड़कर बाहर निकले। इस हादसे में ड्राइवर को भी मामूली चोटें आई और 2 अफराद ऐसे जिनको चोटें आई, लेकिन बताया जा रहा है वो मामूली चोटें, लेकिन जो एक खातून लारेब बताया जा रहा है इनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके फौरी बाद जो रेस्क्यू इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए हादसा पर पहुंच चुके। और ट्रैफिक चूंकि बहुत ज्यादा इस वक्त लोग दफातर को जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी जो इदारे वहां पर पहुंच चुके हैं। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, हमें आगाह कर रहे थे इस हादसे से मुतालिक। और ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, यानी कि ये एक फास्ट मूविंग बस है और इसके ट्रैक पर किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जंगले इस तरह के हैं कि बच्चे भी वहाँ से गुजर सकते हैं और ज़ाहिर है कि ये इंतजामिया को भी देखना चाहिए ना कि कोई यहाँ पर इन ना हो जाए। जी, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो।
तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुए 2 दिन हो गए हैं। कल की जो सूरत हाल हुई इस हवाले से भी आपको बता देते हैं। कल ये जो तहरीक थी हुई पेशावर में और वहाँ पे भी लोगों ने गिरफ्तारियां दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से ये कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारियां देने वाले हैं उनको दहशतगर्दों के साथ रखा जा रहा है। हमने देखा जैसे इससे पहले ही दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गिरफ्तारी दी थी, तो उनको वहां पर फिर वो कह रहे हैं उनको अटक जेल जो है। अच्छा, और उनके साहबजादे ने फिर हमसे भेजा कि जी जी अपील दायर की थी। जी बिल्कुल, कल उन्हें जैन लेकिन गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी थी। गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी थी। वो कह रहे थे कि नहीं, मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो वहीं पर जो भी मुकामी जेल होंगी, लेकिन जिस तरीके से पहले उनको कोट लखपत जेल ले गए, फिर उनको अटक जेल लेके जा रहे हैं, सो मेरे ख्याल से वहां पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अच्छा, यानी कि अच्छा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये था, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी या ओवरऑल लग ये रहा था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाएगा कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे और जो जाहिर है कि खान साहब की फॉलोइंग है तो बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और ये हुकूमत के लिए परेशान कुन मरहला होगा और वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, मतलब गिरफ्तारी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं। तो ये लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन ये कि शाह साहब सीनियर सियासतदान हैं और सियासी कैदियों को इस तरीके से दहशतगर्दों के साथ रखना ये एक मुनासिब अमल नहीं है। आई एम श्योर इसका हुकूमत भी पास करेगी, थोड़ा ख्याल रखेगी। बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है तो उसका पास जरूर करना चाहिए और हर एक एहतजाज करने का अपने डिफरेंट, क्योंकि ये रज़ाकाराना गिरफ्तारी है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बिल्कुल जी। और अगर स्पेसिफिकली आप बगैर कोई मतलब कार्य सरकार में मुदाखलत किए बगैर आप कोई एहतजाज कर रहे हैं तो ये वायलेंट भी नहीं है, तो ठीक है, तो उसमें आपको भी देखना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसी क्योंकि जिस तरीके से जो सलूक किया जा रहा है उससे हम बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं हैं, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पेशावर में जेल भरो तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो गिरफ्तारियां देने के लिए गुलबहार पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने से रैली की शक्ल में जो फिर शुरुका है वो जेल के सामने भी जमा होना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि जब परवेज खटक ने को गिरफ्तार नहीं किया गया और बार बार वो कहते थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जब उनको नहीं गिरफ्तार किया तो फिर उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का वहाँ पर ऐलान कर दिया। आके हमें गिरफ्तार कर, हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान हमें ऑर्डर नहीं देगा। हमें जेलों का डर नहीं, हम सियासी लोग हैं, हमारी सारी ज़िंदगी गुजरी है और मैं इनको कहते हैं जेल के दरवाजे खोलें ताकि केपी के सारे लोग जेल में आ जाएं, क्योंकि ये डरते हैं कि अगर जेल भरना शुरू हो जाए तो फिर इनके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। हम जब तक एहतजाज जारी रहेंगे जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का एक अहम मामले पे मौक़िफ़ सामने आया है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को ख़त है वो गैर आइनी है। और एक बात उन्होंने ये कही कि ये ऐसा पहली बार उन्होंने आइन शिकनी उनके मुताबिक नहीं की, बल्कि ये दूसरी बार ये अमल उन्होंने दोहराया है। और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है भाई इलेक्शन कराना, तो हुकूमत उसकी पासदारी करेगी जो उनकी जानिब से डायरेक्शंस आएंगी। सही। अच्छा जी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जेल भरो तहरीक जिसका आगाज़ किया गया है उस हवाले से बात करेंगे। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। असद कैसर साहब, ये कहिएगा कि हमने लाहौर में लोगों का देखा रिस्पॉन्स के कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे गिरफ्तारी देने के लिए। इनिशियली आप लोग 200 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वॉज मोर देन दैट। कल पेशावर में कैसा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का? माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि एक तारीखी रिस्पांस था। वहाँ आप खुद देखे हैं कि कितने लोग निकले थे, लेकिन पहली दफा जेल जाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। हमें खुद भी खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल जो लोग निकले थे हजारों की तादाद में। और फिर इंतजामिया के पास कोई इंतजाम नहीं था कि इधर इसको जेल भेजे या उसके पास कोई इंतजाम नहीं था, तो वो ऐलानात तो कर रहे थे। अभी आपकी मैं सुना था ऐलानात तो कर रहे थे, लेकिन हमारे लोग जो गाड़ी में बैठ जाते थे तो थोड़ा आगे ले जाके उसको भी छोड़ देते थे। अच्छा, और मतलब ये तो भी ड्रामा कर रहे थे, ये गिरफ्तारी कर रहे थे। और असद साहब, एक और चीज भी है ना कि वो एक इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो ऐलानात कर रहे हैं, हम जगह जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वो गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। वो वीडियोस भी आई, और फिर वो वीडियो सामने आई, फिर वो वीडियोस इस तरह की सामने आ रही हैं, तो इसको किस तरीके से अब टैकल करेंगे आप? देखिए, एक सरीहा अंदाज है ये जो सलीम उर रहमान के कल के सामने उन्होंने किया है। सलीम उर रहमान हमारे साथ मुजाहरे में था, वो यहाँ गिरफ्तारी के लिए आया हुआ था, और हमने तो ये तरतीब बनाया है कि जब हम पेशावर में होंगे
تو پشاور میں ہم گرفتاری پیش کریں گے. دیکھو ہمارا تو ایک احتجاجی تحریک ہے, ہم نے اپنی آواز کو اٹھا دی ہے, ہم نے ایک احتجاج کرنا ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا, یعنی ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے اپنے احتجاج کی, اور یہ ایک راہ ہے ہسٹری میں اس قسم کی بہت کافی جیل بھرو تحریک چلی ہے. اسد صاحب اس کے اندر ایک چیز مجھے اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ ہمیں بتائیے گا بھی, سمجھائیے گا بھی, کہ ظاہر ہے کہ بڑا ایک جوشیلا ایک طبقہ ہے اور نوجوان طبقہ ہے جو کہ خان صاحب کو فالو کرتا ہے, آپ کی بھی ظاہر فالوئنگ ہے. تو ایسا اگر آپ مرکزی لیڈرشپ, یعنی کہ آپ لوگ اگر جیل میں چلے جائیں گے تو پھر ان کو راہ دکھانے والا یا ان کو کنٹرول کرنے والا یا ان کو لیڈ کرنے والا پھر کون رہے گا, یہ سوچا آپ لوگوں نے؟ بالکل, ہم نے ایک پورا شروع ہوا تھا جو ہماری سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ تھی, اسی کو ہم نے رسپانسبلٹی دی ہوئی تھی. اور یہ اس کی ہمارے پاس اس وقت جتنی یوتھ ہے, جتنی نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے, تو طریق صاحب جو ہے نا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس لحاظ سے, تو وہ ہم نے پورا ارینج کیا ہوا ہے, پورا پلان وہ مسلسل رہے گا اور ہم اپنا نئے پتوں تک پہنچ جائیں گے. دیکھیے اس وقت آئین معطل ہے, مطلب آئین کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے, پریکٹیکلی دونوں آئین کو معطل کر دیا ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, اور یہ کورٹ کی رسپانسبلٹی کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے. اس صورتحال میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائسس سے کورٹ ایسا ڈیسیژن لے گی کہ اس ملک کو نکالے گی جو سیاسی بنچار ہے یا سیاسی عدم استحکام ہے, اور اس وقت معاشی طور پر بہت برے حال میں ہے. تو سپریم کورٹ کا بہت اہم کردار, ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنا بنیادی کردار کرے گی, اور جو آئین کی بنیادی ذمہ داری ہے عوام امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اثر آئے گا جو پاکستان کی. اچھا, ابھی تو اسد کیسر صاحب یہ کہنا مطلب بہت جلدی اس طرح کسی کنکلوژن پہ آنے والی بات ہوگی, لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ جو آپ لوگوں کی جیل بھرو تحریک ہے یہ اتنی مؤثر ثابت ہو رہی ہے جتنا آپ لوگوں نے پلان کیا تھا, یا پھر ابھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کہیں نہ کہیں چینج ہو سکتی ہے آگے اس حوالے سے؟ نہیں, ہماری تحریک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا ہوا, ایک اچھا آغاز ہوا, کل پشاور میں بھی بڑا طرح, آج اور دلی میں ہے. تو جو ہمارے ٹارگیٹ ہے اس کے ٹارگیٹ کے مطابق ہو رہے ہیں, اور پبلک نکل رہی ہے, لوگ اپنا کنسرن دکھا رہے ہیں. ہم نے تو اس وقت اس حکومت کی جو پالیسیاں ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کرنا ہے. یعنی اس حکومت نے جس طرح ملک کی معاشی حالت کر دی ہے, جتنی مہنگائی کر دی ہے, جو ابھی انہوں نے نئے ٹیکسز لگائے 170 ارب روپے, جس کی وجہ سے مزید مہنگائی آئی ہے. اس صورتحال میں جو ہے نا ملک نہیں چلایا جا سکتا. غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. میں انشاءاللہ ہم کل جو ہے میں اپنی صحابی میں کل ایک بہت بڑا جلسہ کر رہا ہوں احتجاجی, جو خاص کر مہنگائی کے حوالے سے. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ہر سٹی میں. تو یعنی کہ اسد صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے, اور آپ نے جس طرح سے ابھی کہا کہ ابھی آپ نے سیکنڈ ٹیئر قیادت کو یہ ذمہ داری سونپی ہے گرفتاریوں سے متعلق, تو ابھی آپ لوگ تو ابھی فی الوقت گرفتاری نہیں دے رہے؟ نہیں, وہ ہمارا اپنا مطلب جب ہمارے چھٹی کا ٹائم آئے گا, اچھا پشاور کا ٹائم آئے گا تو پھر ہم اپنی گرفتاری دیں گے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے, چلیں. بہت شکریہ جی. رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد انصاف کی جو جیل بھرو تحریک ہے, جس سے پہلے آغاز ہوا لاہور سے, دن کل ہم نے پشاور میں دیکھا اور آج پنڈی میں بھی ہے, اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کتنی مؤثر ان کی یہ تحریک جاری ہے اکارڈنگ ٹو اسد کیسر صاحب, اس کو ڈسکس کر رہے تھے. کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جی وہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا, اور پھر بڑا وہ گرجی اور برسیں, اور پھر انہوں نے بار بار 5 نام بھی لیتی رہی جی, تصویریں بھی دکھاتی رہی. اچھا, اندازہ کریں. اور پھر آپ دوسری جانب الزامات لگاتے ہیں, اور پھر جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے طریقہ کار اپناتے ہیں, تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اہم ادارے ہیں اور ان کی جو شخصیات ہیں, اگر ان سے متعلق کوئی اعتراضات ہیں تو اس کے حوالے سے بھی فورمز موجود ہیں, لیکن جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کام کرنا بہرحال یہ اب خاصا بن چکا ہے. اچھا, ہم نے ویسے دیکھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا جو 9 رکنی لارجر بینچ ہے وہ آج بھی 11 بجے کے بعد دوبارہ سماعت کرے گا, اور کل بھی انہوں نے سماعت کی تھی, اور جو کل سماعت کا پرپس بھی یہ تھا, وہ یہ کہ اس بات کا تعین کرنا تھا کہ الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے, اور الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کون کرے گا. اور اس میں ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو یہ ازخود نوٹس تھا, اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو ریمارکس ہے وہ یہ تھے کہ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں,
چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین کے مطابق ہوں. دیکھنا ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے, کیونکہ ابھی بحث یہی چڑھی ہوئی ہے. گورنر جیسے پنجاب کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جی میں تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنا, تو میں اب آئین کے مطابق میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں آگے نہ اناؤنس کروں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اناؤنس نہیں کر سکتے, وہ اناؤنس نہیں کر سکتے, نگراں جو وزیر اعلیٰ کا سیٹ اپ ہے وہ اناؤنس کرے گا. اور پھر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جانب سے بھی جو بینچ کی تشکیل ہے اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سوالات ہیں. ایون ود ان دا بینچ بھی ایسی بات ظاہر ہے, اسپیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بات کی جا رہی ہے, جو کہ سینئر منتظم جج جنہیں کہا جاتا ہے, غیر موجودگی اور کچھ کی موجودگی کے حوالے سے تو وہ بیسکلی بات یہ کی جا رہی تھی کہ اس پہ فل کوڈ بنانا جانا چاہیے تھا, لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے جلسوں میں کھڑے ہو کے اس طرح سے نام لیتے ہیں, اور عدلیہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک کسٹوڈین ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کے لیے ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ظاہر ہے کہ آپ ایسے قانونی پہلوؤں کی نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں اور کورٹس میں بھی جاتے رہتے ہیں ایسے معاملات سے متعلق. یہ جو اب طریقہ کار بن چکا ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو کہ معزز جج صاحبان کے بارے میں یا معزز شخصیات کے بارے میں اس طرح سے وہ نام لیتے ہیں, ان کی تصاویر دکھاتے ہیں, اور خاص طور پر مریم صاحبہ کی جانب سے کیا گیا, یہ کوئی مناسب عمل ہے, اور قانونی اعتبار سے کیا یہ جائز ہے ایسا کرنا؟ بہت شکریہ. ایک تو پہلے بتاتا چلوں میں آپ کو کہ سپریم کورٹ کوئی نیا کام کرنے نہیں جا رہی ہے. لاہور میں جو کہ پٹیشنر میرے ایسوسیٹ پٹیشنر تھے, لاہور ہائی کورٹ نے 10 فروری کو یہ حکم دے دیا تھا کہ پول ڈیٹ دے دینی ہے الیکشن کمیشن نے گورنر کی مشاورت کے ساتھ. وفاقی حکومت بھاگ رہی تھی, الیکشن کمیشن بھاگ رہا تھا, گورنر اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے سے بھاگ رہا تھا. پھر توہین عدالت فائر ہوئی. توہین عدالت کی ہیئرنگ کل تھی اور یہ 2 مارچ پہ گئی ہے کہ توہین عدالت کی مجھے اظہر صدیق صاحب قدر کلامی کی معذرت, لیکن کیا یہ گورنر پنجاب کے خلاف ہوئی ہے یا گورنر کے پی کے خلاف ہوئی ہے؟ کیونکہ گورنر پنجاب نے کہا کہ میں تو پارٹ ہی نہیں بنا نا اس کا, تو پھر مجھے تو آگے نہیں دے سکتا. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا نا. آئین کا آرٹیکل اگر 105 اور 112 پڑھے, سب سے پہلا کام ہے اسمبلی تحلیل اپنا پول کی ڈیٹ دے رہی ہے, پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ بننی ہے, یعنی کیئر ٹیکر کیبنٹ بنا دی, ٹرانسفر پوسٹنگ ساری ہوگی, تو آئین تو پورا پڑھا ہی نہیں. اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں مشاورت میں بھی بھئی آئین کا, اور جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ گورنر, اب جو میں بات آپ کے سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسا نئی چیز نہیں آئی ہے. پہلی تو بات ہے, میں جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اور جسٹس اطہر ملا, میں اسے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کسی سیاسی جماعت نے آج تک تحلیل کو چیلنج کیا. مجھے بتا دے کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس اتنا. لیکن اظہر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے ایک زمانہ تھا جب ٹکرز ہوتے تھے نا, یعنی کہ سماعت کے دوران جو ریمارکس ہوتے تھے وہ ٹی وی چینلز پر اس طرح سے چلتے تھے کہ اس سے تاثر یہ جاتا تھا کہ لو جی فیصلہ یا کوئی حکم صادر کر دیا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم جب اویئرنیس بڑی میڈیا میں, تو پتہ چلا کہ یہ ریمارکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ اس کے بالکل برعکس بھی آ سکتا ہے. تو آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے سر اس چیز کو؟ نہیں, میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت یہ ٹارگیٹڈ کیمپین شروع کی ہے مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے خلاف. میں صرف کلیئر آپ تک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو ایسا کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے. آئین مینڈیٹ دیتا ہے کہ 90 اور دیکھیں ججز کے بارے میں, جس طرح مثال کے طور پر جسٹس سعید مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جسٹس اعجاز اللہ سر کے ساتھ, آپ کو یاد ہے جب پاناما کا کیس آیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی 5 ججز کے اگینسٹ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین شروع کی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ 3 لوگوں کو توہین عدالت میں اس وقت سزا ہوئی تھی. نہال ہاشمی, طلال چودھری, وہ جب سیسیلین مافیا والی بات ہوئی تھی سر, بالکل یاد ہوگا آپ کو. اور یہ وہ میری سینٹرل لندن کا پورے پاکستان پہ جدادت نہیں, اب بھی کوئی بات بھی نہیں ایسی. میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو, بتائیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, ڈیٹ دینی ہے. ڈیٹ جو کہ ڈیٹ ہائی کورٹ نے کہا بیکاز یہ باؤنڈ ٹو کنڈکٹڈ, بھائی ہونے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کو اپنی دیر کے لیے چھوڑ دے. لیکن مجھے یہ بتائیں, کل جو مریم نواز صاحبہ نے جو اسپیسیفکلی کل خطاب کیا ہے, جو 5 کے ٹولے کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں, جو تصاویر کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں, پھر بینچ فکسنگ کا بھی جس طرح سے انہوں نے لفظ کا استعمال کیا, سابقہ عسکری قیادت پہ بھی وہ جو کھلے عام تنقید کری تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے یا ان پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ نہ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اس معاملے بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے. بینچ بنانا توڑنا یہ کون ہوتے ہیں کہ بینچ میں یہ لوگ آنے چاہیے, یہ آنے چاہیے. یہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز کے کیس میں طے کر دیا ہے
उस वक्त जस्टिस गुलजार साहब मौजूद थे, ये तय हो गया था बेंच बनाना ये इस्तेकाक चीफ जस्टिस का है। अब पसंद और नापसंद मेरी तो समझ से बाहर है कि इसमें इशू क्या है ऐसा, ये कोई राइट एंड लायबिलिटी की बात हो रही है, आइन की तशरीह की बात है, 2 जजेस हो, 4 जजेस हो, 9 जजेस बैठे हुए हैं। हाँ, और 9 जजेस भाई आप मुतालबा कर सकते हैं कि जी जैसे कि आपने किया भी कि लार्जर बेंच के बजाय फुल कोर्ट बना दें, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस का इख्तियार है एक तरह से। नहीं, देखिए यही तो बात समझने बात है। आपको पता है पाकिस्तान बार काउंसिल में हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो सियासी लोग हैं। उनमें से एक को ऑफर की गई है सदर पाकिस्तान बनने के लिए, कुछ लोगों को सेनेटर बनने की ऑफर की गई है। तो ये तरीका नहीं है कि आप बार काउंसिल बैठ के, यानी बार काउंसिल का पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जब हमारी पीछे थी, वो पिटिशनर, आप मुझे ये बताएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्यों आई उस वक्त? उस वक्त गैर कानूनी काम हो रहा था ना। यहाँ तो पाकिस्तान बार काउंसिल को आना चाहिए था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, हम इकट्ठे हो गए आकर, हम आया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये किसने कराने किसने नहीं कराने इसकी तशरीह होनी है। डेढ़ जो कि नहीं दी। और ये भी बताना चलूं मैं आपको, मैंने बाकायदा लास्ट थर्सडे वाले दिन एक पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि ये दोनों नहीं मान रहे ना, तो सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत तारीख दे। फिर जिस दिन सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिए, नोटिस जारी किए कि सदर ने डेट दे दी। जब डेट दे दी, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, इलेक्शन शेड्यूल दे अपना इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कराए। और दूसरा ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज है, 90 डेज है। अब 90 डेज में से अब आप देखिए 40 दिन, आज 41वां दिन आ गया, 50 दिन पीछे रह गए। 54 दिन के अंदर शेड्यूल आना है, 7 दिन का टाइम देते हैं कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल लेके, तो 61 दिन का प्रोसेस तो पहले ही वायलेट हो गया। और ये एक और बात बता चलो, एक और ये जो बात कह रहे हैं कि सिंगल पोल, भाई सिंगल पोल सेक्शन 69 में देखें वो बात हो रही है। और डेफिनेशन में अगर जाकर देखिए असेंबली का, तो वो सूबाई और नेशनल असेंबली है। तो किसने कह दिया कि सिंगल पोल नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली? आइन की मंशा ये नहीं है। आइन ने कहा है कि सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन या नेशनल असेंबली इलेक्शन किसी दिन भी हो सकती है, ये लाजमी नहीं है। ये ना आइनी कदगन है इसके ऊपर, या ना आइनी पाबंदी है इसके ऊपर। वजह सिर्फ इतनी है, अब जागना होगा, मरियम नवाज और सब लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब मामला अदालतों के पास है, खुदारा हम जजेस को इस तरह मिलाइन करना छोड़ना चाहिए। और ये हर एक की जानिब से ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी सियासी जमात ऐसा ना करे और स्पेसिफिकली पे ना लोगों को तरगीब देना पे सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें हो। अजीज सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में। अच्छा जी, अब एक बड़ा ज़बरदस्त एक मामला है। आपको पता है कि बहुत सी गाड़ियां कराची में ऐसी हैं जो कि ओपन लेटर पे चल रही हैं। ओपन लेटर पे चलने का मकसद ये है कि गाड़ी एक शख्स ने दूसरे शख्स को बेची और उसके हवाले से उन्होंने एक सेल डीड अपनी बनाई और उसके बाद जनाब वो बंदा गाड़ी चला रहा होता है, अथॉरिटी लेटर टाइप का, और वो अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाता। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर वो गाड़ी किसी हमले में इस्तेमाल हो, जैसे कि ये जो कराची पुलिस के दफ्तर पे हमला जब हुआ था, तो उसके बाद भी हमने देखा कि ये शिद्दत पकड़ गई इस चीज़ में कि ये ऐसी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप इमीडिएटली उसके फिर मालिक का पता नहीं चला सकते कि वो गाड़ी का मालिक है कौन, किसके नाम पे थी, किसने किससे खरीदी और कब बिकती रही। तो ये रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो महकमा एक्साइज के दफ्तर के बाहर जो है ना, वो लोगों की लंबी कतारें लग गई, क्योंकि अब लोगों को एकदम से याद आ गया कि भाई नहीं, हमें ये अपने नाम पे ट्रांसफर करानी है। और ये वैसे भी अदर देन दैट सिंध हुकूमत की जानिब से चाहे अहकाम जारी होते या नहीं होते, इट्स फॉर द सेफर साइड जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी को अपने नाम करवाएं और मेक श्योर भी करें कि कहीं आपके नाम पे कहीं और ऐसी चीज़ तो नहीं। खैर, दूसरी चीज़ एक और, जो शोरूम से जो गाड़ियां निकलती हैं, तो वहां पे भी सख्ती से अहकाम किए गए हैं कि बगैर नंबर प्लेट के, जो अप्लाइड फॉर होती है ना वो भी नहीं, बगैर नंबर प्लेट के कोई भी जो गाड़ी है वो शोरूम से ना निकाली जाए। अच्छा, अब जितने लोग परेशान हैं, क्योंकि भैया एक्साइज के दफातर यहाँ पे कम है और लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जो ओपन लेटर पर चला रही थी गाड़ी, तो वो खड़े जाके एक्साइज के दफ्तर के बाहर परेशान है जी। तो लोग इस मामले पर और कार डीलर्स ये जो फौरी ट्रांसफर के मामले में खासे परेशान दिखाई देते हैं। पहले आपको वो सुनवा देते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा इकदाम है आपका कि उनके नाम पर होनी चाहिए, ओपन लेटर पे नहीं चलनी चाहिए, लेकिन इसका जो है ना टाइम पीरियड बनाया जाए, महीना 2 महीने का टाइम दिया जाए। और एक्साइज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों को इतनी जल्दी जो है ना उसकी काम करके दे। ट्रांसफर के पैसे तो कम किए जाए, ट्रांसफर के पैसे इतने कर दिए क्या हद है। 0 मीटर अनरजिस्टर्ड गाड़ी के ट्रांसफर के पैसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों, जब एक ट्रांसफर की जो रकम है रजिस्टर्ड गाड़ी की वही होनी चाहिए। एक चीज जो शोरूम के पास आएगी वो तो उसको ट्रांसफर नहीं कराएगा, मतलब उसको इतना स्पेस तो मिलना चाहिए कि वो जब तक गाड़ी, हाँ जब वो बेचे तो वो ट्रांसफर करा के दे। अब शोरूम वाले हर गाड़ी तो अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो जब हम सेल करेंगे कोई गाड़ी तो हम किसी पर्सन के नाम कराएंगे। अभी अगर हमसे कोई गाड़ी चेक कराने के लिए किसी दूसरे शोरूम पे मंगा रहा है और रास्ते में कहीं रोकते हैं तो हमारे नाम पे तो नहीं है गाड़ी।
اور اس وقت ایکسائز کے دفتر کے باہر لوگوں کی کیا مشکلات ہیں، کیونکہ وقت ہے کم اور مقابلہ ہے سخت. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل، یہاں پہ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی جو یہاں پر اوپن لیٹر سے گاڑیاں اپنے نام ٹرانسفر کرانے کے لیے آئے ہیں؟ جی مدیہ، دیکھا جائے تو یہی صورتحال ہے. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے 7 روز کا ٹائم دیا ہے. اگر 7 روز کے اندر شہریوں نے یا جو شو روم مالکان ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں اپنے نام نہ کروائیں تو ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی. گزشتہ 2016 سے یہ صورتحال جو ہے محکمہ ایکسائز شو روم مالکان اور شہریوں کے درمیان یہ تنازع چلتا آ رہا ہے، کیونکہ پرانی جو نمبر پلیٹس تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. نئی نمبر پلیٹس جو ہے جاری کی گئی تھی جس پہ اجرک بنائی گئی تھی. اس کے بعد یہ سب سے زیادہ جو ہے تنازع کھڑا ہوا. لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جن کو رجسٹر بھی کرنا ہے اور ٹرانسفر بھی کرنا ہے. محکمہ ایکسائز کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک جو ہے یہاں کمپیوٹر کھلتا ہے اور کاؤنٹر کھلتے ہیں. 2 بجے کے بعد جو ہے یہ مکمل طور پر جو دفتری امور ہے وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن رش ہونے کے باعث لمبی قطاریں ہیں. شہری کوشش کریں کہ ان کی گاڑی ٹرانسفر یا رجسٹر ہو جائے. اس سلسلے میں جو ہے ٹائم تو بڑھا دیا گیا، صرف 2 گھنٹے. شہری کہتے ہیں کہ کچھ اس میں ٹائمنگ مزید بڑھائی جائے، کیونکہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک محکمہ ایکسائز اگر مکمل طور پر اگر کام بھی کرے تب بھی لاکھوں گاڑیوں کی جو ٹرانسفر اور جو رجسٹر ہونی ہے وہ نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا تنازع 2016 سے لے کے جو 2018 تک کی گاڑیاں ان کی نمبر پلیٹس ابھی تک ایشو نہیں ہو سکی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو ٹرانسفر کے لیے جو پیمنٹ بتائے گئی، جو پیسے بتائے گئے وہ بڑی تعداد میں ہیں، بہت زیادہ پیسے ہیں. لوگ اس پہ بھی جو ہے پریشان حال نظر آتے ہیں. لمبی قطاریں ہیں. شہریوں کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں 7 روز کے اندر اندر جو ہے ٹرانسفر کر لیں یا پھر رجسٹر کر لیں. سندھ حکومت کو جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ 7 روز کے اندر یہ مکمل طور پر نہ تو گاڑیاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. جی ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیاں ہیں تو ان کو بند کر دیا جائے گا، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہر گاڑی کو روک کے چیک کریں گے کہ اس کا اوپن لیٹر ہے یا نہیں ہے، یا کس کے نام پہ ہے کس کے نام پہ نہیں ہے؟ یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ اشفاق، دیکھا جائے تو اوپن لیٹر کی گاڑی تو اس وقت شناخت ہوتی ہے جب اس کی عارضی نمبر پلیٹ دور سے دکھ جاتی ہے اور ٹریفک پولیس جو مہم جاری رکھی ہوئی ہے غیر اوپن گاڑیوں پہ سڑکوں پہ چلنے والی ان کو تو فوری طور پر روک لیا جاتا ہے. یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ ہم نے ایکسائز میں تمام تر ڈاکومنٹس جمع کرا دیے ہیں، پیپر بھی دکھائے جاتے ہیں. لیکن جو محکمہ پولیس ہے وہ ٹریفک پولیس وہ اس چیز کو نہیں مانتی. وہ چلان کر یا تو گاڑی ضبط کر دیتی ہے یا پھر چلان کر دیتی ہے. شہریوں کو یہی سب سے بڑی مشکلات ہے، کیونکہ محکمہ ایکسائز میں تمام تر ڈاکومنٹس جمع ہو جاتے ہیں. جو ٹرانسفر کی جو صورتحال ہے دیکھا جائے تو اس میں کم وقت لگنا چاہیے، 7 سے 8 روز لگ جاتے ہیں جب بھی گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوتی، کیونکہ شہری نے گاڑی تو استعمال کرنی ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو سکے سندھ کے وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ سے، اور پھر ہم ان سے جان سکیں کہ ایگزیکٹلی کیا سچویشن اور کتنی مطلب کہ ٹائم اتنا کم ہے تو کیا لوگوں کو تھوڑی بہت مہلت بھی دی جائے گی. اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں مکیش چاولہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ اوپن لیٹر پر چلنے والی جو موٹر سائیکلز بھی ہیں اور گاڑیوں کی کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے اور جیسے ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے، تو کیا آپ لوگوں کو مہلت دیں گے یا پھر سخت کارروائی کی جائے گی؟ یہ مہلت منڈے تک ہے اور اس کے بعد بہت سختی سے اس کے اوپر کارروائی ہوگی، کیونکہ ہم نے تھرو میڈیا تھرو ہر ایک چیز لوگوں کو آلریڈی انفارم کر دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر جتنے بھی لوگ اپنی گاڑیاں اوپن ٹرانسفر لیٹرز پر چلا رہے ہیں کائنڈلی وہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیں یا ان کے خلاف بہت کارروائی ہوگی. اچھا، ایک اور چیز آپ لوگ سوچ رہے ہیں گاڑیوں کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے بایو میٹرک سسٹم، تو یہ کیسے یہ سسٹم کام کرے گا اور کب سے شروع ہوگا؟ یہ ہمارا MOU سائن ہو چکا ہے نادرا کے ساتھ اور اس میں ہم فیسلٹیز کافی دیں گے. جو لوگ سیوک سینٹر نہیں آ سکتے ہیں ہم ان کو ہوم فیسلٹی بھی پرووائڈ کریں گے کہ ان کے گھر پر ہمارے ایکسائز کے لوگ جائیں گے، بایو میٹرک ادھر کریں گے، اس کی پراپر آن لائن پھر ہمارے سیوک سینٹر میں جیسے ہی وہ آ جائے گا تو اس کا ٹرانسفر اسی وقت آن دا اسپاٹ ہو جائے گا اور ہم ان کو پرنٹ آؤٹ بھی ادھر پرووائڈ کر دیں گے. اور اس حوالے سے نادرا سے باتیں ہو چکی ہیں، MOU سائن ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ان قریب مطلب آئی تھنک نیکسٹ
वीक और 10 डेज के अंदर अंदर ये जो नादरा के थ्रू बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है ये मुतारिफ हो जाएगा, और इससे काफी फर्क भी आ जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को तकलीफ होती है उधर आने में, जो एजेड लोग हैं या दूसरे लोग हैं। और इसके अलावा जब वो गाड़ी रजिस्टर भी कराएंगे अब, तो उनका जो थंब इम्प्रेशन है वो बायोमेट्रिक के थ्रू अब वो लेकर उसको हम गाड़ी को फिर रजिस्टर करेंगे। सही। अच्छा चावला साहब, साथ में भी कहेगा कि तकरीबन 2016 से 3 लाख जो मालिकान हैं उनके तकरीबन 30 करोड़ रुपए कब से सरकारी खजाने में भी जमा, लेकिन और अब तक वो इंतजार करें कि कब उनकी सरकारी नंबर प्लेट्स जो हैं उनका इजरा होगा, वो मुंतजर है इसके। तो इस सिलसिले में क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, 2016 में जब हम ये सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट के टेंडर के लिए गए थे, तो कुदरती एक कोई प्राइवेट पार्टी स्टे लेकर आ गई, जो स्टे कम से कम 2.5 साल चला। और जब वो स्टे चला तो इस दौरान गवर्नमेंट मतलब एक बाउंड हो गई कि कोई और टेंडर कर नहीं सकती थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बैकलॉग आ गया था। और 2.5 साल बाद जैसे ही वो स्टे खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको G2G NRTC के साथ करें, और हमने फिर G2G NRTC के साथ किया। और अब जो भी गाड़ी रजिस्टर हो रही है उसकी नंबर प्लेट उसी वक्त उनको मिल रही है। और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं एक और चीज भी इन्फॉर्म कराना चाहूंगा कि बड़ी ताजुब की बात है कि अभी मैंने आज ही पूरी अपने डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग ली कि नई नंबर प्लेट्स की क्या पोजीशन है, तो पता चला जो नई गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं उनकी हमारे पास 16,000 नंबर प्लेट्स ऑलरेडी जमा हो गई है, और वो ओनर्स आ रहे ही नहीं है लेने के लिए। तो आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको, और इसमें एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि पिछले 1 हफ्ते से जो भी गाड़ी रजिस्टर हो रही है तो उसका थ्रू SMS जो नंबर वो हमें दे रहे हैं, थ्रू SMS हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी नंबर प्लेट्स आ गई हैं, काइंडली आप आए अपनी नंबर प्लेट्स रिसीव करें। तो सबसे रिक्वेस्ट है जिनकी अभी रिसेंटली गाड़ियां रजिस्टर हुई है, इस वक्त भी एक्साइज डिपार्टमेंट के पास 16 से 20 हजार नई गाड़ियों की नंबर प्लेट्स रेडी है। मैं ओनर साहिबान को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आए, हमारा ऑफिस खुला हुआ है। आपके जिसके थ्रू भी आपने गाड़ी रजिस्टर कराई है उनका नंबर पर उनको SMS भी आ चुका है। तो काइंडली मैं सब ओनर्स को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आए अपनी नंबर प्लेट्स कलेक्ट करें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो ये वजीर आला साहब की जानिब से भी कहा गया था साथी वज़रा को कि आप भी अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह का सिलसिला शुरू करें, तो क्या उन्होंने ये काम शुरू कर दिया? ये बिल्कुल, काफी MPAs ने मुझे अप्रोच किया कि उनकी नंबर प्लेट्स के इशू थे जो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं। और बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही अपने हाउस से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इस चीज का इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा। और जैसे शर्जील साहब ने अपने स्टेटमेंट में असेंबली में कहा कि हम अपना घर सीधा करेंगे तो बाकी चीजें सीधी होंगी, तो ट्यूसडे से मैं खुद असेंबली में चेक करूंगा जिनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं है या अप्लाइड फॉर है, उनको मैं उधर ही इम्पाउंड करूंगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लोगों के पास टाइम बड़ा कम है, मंडे तक आप लोगों के पास टाइम है, उसके बाद सख्ती से है वो निबड़ा जाएगा आपसे। तो प्लीज कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जो है ना ये काम करा लें, और अच्छी बात है ये काम करा के फारिग हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी। अच्छा जी, अब हम तज़किरा करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले का कि जहां पर वैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ ना तो कचरे के डंपिंग पॉइंट्स कोई बनाए जाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि पहले ये होता था कि शहर से बाहर लैंडफिल साइट्स बना दी जाती थी कि जहाँ पर जाके कचरा डंप करते रहते थे। अब जाहिर है कि वो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर जाने के बजाय जगह जगह जहाँ मौका मिलता है यहाँ से उठाया इधर डाल दिया। बल्कि आपको याद है वो नाले सफाई करते हुए वो कहाँ डाल देते थे, वही नालों के बाहर, उधर एग्जैक्टली बाहर वही डाल देते थे। फिर जब बारिश हुई तो वो तमाम तक कचरा वापस उन्हीं नालों में चला गया। अच्छा, खैर अब ये हो रहा है कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने क्या किया कि जी कब्रिस्तान के जो पास है ना, बिल्कुल वहाँ पे एक तरह से डंपिंग स्टेशन बना दिए और डंपिंग पॉइंट क्योंकि वहाँ पे कायम कर दिया है, तो तमाम तक कचरा दुनिया का वहीं पर पाया जाता है। वहाँ पे जो आसपास की आबादी हैं वो बहुत लोग परेशान होते हैं, और फिर वो लोग जिनके अपने चले गए हैं जो उसी कब्रिस्तान में रहते हैं, जब उनके घर वाले फातह खानी के लिए आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान है कि उनको भी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही जो है वो कचरा कुंडी, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर बना दी है। तो चांद नवाब रिपोर्ट कर रहे हैं।
जिला कोरंगी में वाक़ शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा कब्रिस्तान के साथ बने हुए कचरे के डंपिंग पॉइंट से अतराफ की आबादी और कब्रिस्तान में फाता खानी और तदफीन में आए हुए शहरियों को सख्त अजियत से गुजर कर जाना पड़ता है, जबकि अतराफ की आबादी बदबू ताफुन से सख्त परेशान नजर आती है। शहरियों का मुतालबा है कि इस डंपिंग पॉइंट को खत्म किया जाए। कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर कचरा होता है, यहाँ पे कोई इंसानियत नाम की कोई चीज होती है इंसान की। सबसे बड़ी बात है कब्रिस्तान है, इसका तकद्दुस पामाल हो रहा है, तो हमारी एक अपील है गवर्नमेंट से, सबसे बड़ी बात यहाँ से लैंडफिल साइड यहाँ से शिफ्ट करें। इलाका मकीनों और कब्रिस्तान जाने वाले शहरियों का कहना है कि इस डंपिंग पॉइंट से इलाके में ताफून और मक्खियां फैल रही हैं, जो कि बीमारियों का सबब बन रही हैं। शहर कायद को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि शहर भर में कचरे के डंपिंग पॉइंट का नोटिस ले। कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी करने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। अब ये तो इंतजामिया को देखना पड़ेगा ना कि इंतजामिया ने कौन कौन सी जगह को इंतखाब करना है, और वाकई अगर ऐसी जगह होगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मतलब आपने ना जिंदों को सुकून और ना ही मुर्दों को सुकून और ना ही उनके लवाकिन को हमारे सामने। एक ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, नाम तो याद ही होंगे आपको हमारे, अशफाक सत्ती और मदिया नकवी। ठीक है, याद रिमेंबर द नेम। ठीक है, नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा। बाकी आप लोग कैसे? सर्दी वगैरह खत्म हो गई है, लेकिन कभी कभार यकबस्ता हवाएं चलती हैं। अच्छा, मुझे तो लग रही है आजकल, क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो है, नहीं तबीयत थोड़ा सा जुकाम ज़्यादा कैफियत है, तो उसमें हल्की सी हवा भी आपको मौसम सरमा की साइबेरियन हवाओं से मुमासलत रखती हुई लगती हैं। आप नहीं देख रही कि मेरी तबीयत की नासाजी से उर्दू बने हुए हैं ना, जी जी, एक होता कंट्रोल करें, ओके, और एक होता है ब्लैक मांबा। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये फर्क जानकर आप हमारे साथ रहिए। अगर किसी ने इनकार कर दिया तो फिर तो अड्डी मर्जी, तो नुकसान है सानू की। अच्छा जी, PSL के वाले से भी आज बात करनी है, क्योंकि अब देखिए अब कितने दिन वैसे रह गए सकती है, फाइनल किस दिन हो रहा है? रमजान से पहले पहले, रमजान अगर 23 को हो रहे हैं, 23 मार्च को हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले मतलब PSL का भी जो है वो तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? और हम तो जनाब सपोर्ट करें कराची किंग्स को, लेकिन मैं आई बिकम अ फैन ऑफ इमाद वसीम के किस तरह से कंसिस्टेंटली और शोएब मलिक के किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन he also has to prove his form और he also has to prove it कि still बहुत कुछ है। मतलब still आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में अब हम we want to see him back, we want to see him back। मतलब मैं तो लाहौर कलंदर्स को भी सपोर्ट कर रही हूँ, I am supporting कोयटा ग्लैडिएटर्स एज वेल, कराची किंग्स, लेकिन अगर जीत जाएगी बड़ी अच्छी बात होगी। पिछले साल की परफॉर्मेंस was not that up to the mark जो हम तमाम तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज तो बिल्कुल करीब आके हम जो मुकाबले हैं वो बड़े नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, और बिल्कुल एंड में आके जो है वो वसीम अकरम साहब को गुस्से से मैं भी डर गई बैठ के। हाँ, मैंने कोई इतनी जोर का पाँव, शुक्र है हमारे कोच नहीं थे। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या होता फिर। चलो जी, टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते। अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर अभी अभी उड़ते उड़ते हम तक पहुंची है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस शहराम सरवर ने एजाज चौधरी समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की, और अदालत ने पीर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है, और अदालत का सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। आप लोगों को क्यों पकड़ा गया है? तो वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार हुए। तो फिर उस पर रिमार्क्स ये दिए कि आपने पहले खुद गिरफ्तारियां दी हैं, अब आप क्या कह रहे हैं? तो फिर साथ ही ये कहा कि पुलिस तो आपको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आप खुद कैदियों की गाड़ियों पर चढ़कर बैठ गए थे। अदालती रिमार्क्स पर अदालत में कह अब आप अदालतों पर बोझ डालने आ गए हो। फिर साथ ही साथ दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आप हुकूमत से रिपोर्ट तलब करें, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत से क्या रिपोर्ट तलब करें? जी बिल्कुल। फिर जस्टिस शहराम सरूनी ने ये भी सवाल किया कि जैन कुरैशी क्या आपके वालिद भी गिरफ्तार हुए? तो जैन कुरैशी का इसमें जवाब था कि जी बिल्कुल, वो भी गिरफ्तार हैं। जैन कुरैशी का ये भी कहना था कि हमें अपने वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए, जिसमें अदालत का कहना था कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस चले जाते, हम तो वहां गए थे, हमें तो गिरफ्तार नहीं किया गया, ये कहना था जैन कुरैशी पर, जिस पर अदालत का कहना था कि आप तो खुद गए थे कि हमें गिरफ्तार कर लें, बताएं आप खुद नहीं गाड़ी में बैठे थे। ये अदालत ने उनसे इस्तफसार किया, तो जिसमें वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि हम जमानत नहीं चाहते, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कहां रखा गया है। जी, तो ये सारा मामला है जी आपके सामने। तो अब बाकी सारी डिटेल्स हमने बता दी हैं, जो रह गई हैं वो आबिद खान हमें बताएंगे। आबिद खान, तो फिर
दरअसल ये जो दरख्वास्त दी गई थी ये तो हम समझ रहे थे कि बाजियाबी से मुतालिक थी, तो अब उसका क्या बना? जी बिल्कुल जी, बेसिकली ये हेबियस की दरख्वास्त थी, बाजियाबी की ही दरख्वास्त थी और जो जैन कुरैशी समेत दीगर लोगों ने दरख्वास्त दी थी उनका ये कहना था कि इनको हब्से बेजा में रखा गया है। कहाँ रखा गया ये किसी को मालूम नहीं, ना उनसे मुलाकात करवाई जा रही है और पहले उन्हें लाहौर में रखा गया था, अब लाहौर से बाहर रह गए। तो जैसा शहराम सरवर ने आज जब इस केस की समाअत की तो अदालत ने पीर तक फरीकैन से जो है वो जवाब तलब कर लिया है और सरकारी वकील को ये हदायत दी है कि वो हुकूमत से जो है वो हदायत लेकर आए। जैसा शहराम सरवर ने जब समाअत शुरू की तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को क्यों पकड़ा गया है। इस पर जैन कुरैशी के वकील ने कहा था कि हम जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार हुए। इस पर अदालत ने कहा कि आपने तो खुद गिरफ्तारियां दी हैं, अब आप क्या कह रहे हैं, क्या आपको ये ग्रीवियंस है कि आपको शहर से बाहर लेकर गया है या कोई और वजह है? तो अदालत ने भी करार दिया कि पुलिस तो आपको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आप लोग खुद कैदियों की गाड़ियों पर चढ़कर बैठ गए। इस पर जो है वो अदालत में खासा एक कहका भी लगा कि जब अदालत ने कहा कि आप तो खुद गाड़ियों पर चढ़कर बैठ गए थे। फिर अदालत ने रिमार्क दिए कि पहले आपने खुद गिरफ्तारियां दी, अब आप अदालतों पर बोझ डालने के लिए आ गए हैं। इस पर उनके वकील का ये कहना था कि अगर हुकूमत से इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली जाए तो जैसे शहराम शरवर ने उनसे पूछा कि हम क्या रिपोर्ट तलब करें, जब आपने खुद गिरफ्तारियां दी है तो हम उनसे क्या कहें। अदालत ने इस्तफसार किया कि जैन कुरैशी क्या आपके वालिद भी गिरफ्तार हुए हैं? तो उनका यह कहना था कि हमारे वालिद गिरफ्तार हुए हैं मगर हमें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत को ये हुक्म दे दिया जाए कि वो आपके घर में ही आपको जो है वो नजर बंद रखा जाए, तो क्या ऐसा चाहते हैं आप? इस पर उनके जैन कुरैशी के वकील ने कहा कि अदालत इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन वकला और इन कारकुनों और रहनुमाओं के साथ कानून के मुताबिक जो है वो सलूक किया जाए। इस पर अदालत ने अब जो है वो पीर तक समाअत मुलतवी कर दी और अदालत ने जो है वो सरकारी वकील को एक तो हदायत लेने की हदायत की है और दूसरा अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर जो फरीकैन है सीसीपी और आईजी समेत उनको ये कहा कि वो अपना तफसीली जवाब दाखिल करें इस पूरी गिरफ्तारियों के हवाले से। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमें इस इम्पोर्टेंट खबर के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। और अब जरा बात करेंगे, आपको याद होगा कि लाहौर में पिछले दिनों क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरीके से स्कूल्स में इस तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और कैसे ड्रग्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज तक पहुंच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी एक बड़ी बात है, तशवीशनाक बात है और इस पर काम होना चाहिए। तो अब हो क्या रहा है जनाब कि स्टूडेंट्स में से ना रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं कि उनके ब्लड्स के नमूने हासिल किए जा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं ये ड्रग्स के अंडर इन्फ्लुएंस हैं या नहीं। और सती साहब अभी तक सरकारी जो निजी स्कूल्स हैं उनसे तकरीबन 215 नमूने जो हैं वो हासिल वैसे कम है ये बहुत कम है। ये तो एक स्कूल से इतने ले लेने चाहिए थे। बिल्कुल जी। और ये मेरे ख्याल में होगा ये कि जो असातिज़ा कराम हैं जो टीचर्स हैं उनकी हिदायत पर रैंडमली उन्होंने कहा होगा या जिसके बारे में उनकी अच्छी राय होगी कि चलो इसका नहीं करना इसका कर लें। ये तो एक कॉलेज में से 215 में तो कहती हूँ वो भी कम है, लेकिन खैर जितने किए गए अब कैसे किए गए ये मैं आपको बता देती हूँ जी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक तहसील सिटी के स्कूलों से 50, शालीमार से 50, रायवंड से 50। इट्स मोर लाइक सर्वे, जैसे ना कि हमने 50 लोगों से सर्वे कंडक्ट किया, तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। रायवंड से भी 50, मॉडल टाउन से 52। और आपको लगता है कि जितनी छोटी क्वांटिटी में लोग रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह की सिचुएशन उसको। और कैंट से की जो तालीमी इदारे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 13 नमूने लिए गए हैं और वो डिफेंस की तो हमने यहाँ पे बात ही नहीं की। लाहौर में हमने पिछले दोनों देखा वो क्या हुआ स्कूल में, जिस तरीके से वो बच्ची को उसकी जो बाकी क्लास फेलोज है वो मार रही थी, किया उसको और ये वो सारी चीजें, और वहाँ पर भी कोई ड्रग का एक कनेक्शन था। अच्छा जी, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा। बहुत शुक्रिया राफिया हैदर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे, आपने सुना भी होगा कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग है इट्स अ गुड थिंग अगर ये रैंडम है, और दूसरा जो नंबर्स हैं मतलब इतने सारे इलाकों से सिर्फ 215 सैंपल्स। एक प्रिवेलेंस सर्वे है जो कि फ्लैट यूज के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें हमारा टारगेट है कि हम अराउंड 25,000 के करीब सैंपल्स कंप्लीट करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि बाइसेस वगैरह जो है वो इन्वॉल्व ना हो और फिर वो रैंडम सैम्पलिंग की जाए। अच्छा। तो 25,000 के करीब हमारा टारगेट है सैम्पलिंग का। अभी ये एक्टिविटी स्टार्ट हुआ हमें कुछ ही दिन हुए। टोटल ये 2 दिन का डेटा है जो आपको फ्लैग किया गया और अभी तक हमने 247 के करीब सैंपल्स ले लिए हैं स्कूल के साथ। इसके साथ साथ हमने इंगेज किया होता है स्कूल की इंतजामिया को और उनको हम लेके चल रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 25,000 सैंपल हम एज सून एज पॉसिबल जमा करके साथ साथ हम इनको
जिसमें वो सैंपल लिया जाता है उसकी पूरी प्रोटोकॉल है तो ये 25,000 सैंपल्स में से यू हैव ओनली कलेक्टेड 257 जी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट हुए अभी 2 दिन हुए हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली इट्स टाइम कंज्यूमिंग सैंपल, वो एक्सरसाइज वो एक स्कूल में जाके उसकी पूरी प्रोटोकॉल है जिसके तहत वो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो एक टाइम कंजम्पशन बेसिकली है इसके अंदर, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 50,000 के करीब हम सैंपल। अच्छा, अभी तक हमें ये थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। डू यू थिंक इतना काफी है? जैसे हमने देखे है कि जी मॉडल टाउन से आपने 52 लिए हैं, शालीमार से आपने 52 लिए हैं, कैंट से तो खैर उसमें तो तादाद और जरा कम होगी, वो 13 नमूने हासिल किए। तो आपको लगता है कि जो आप जो स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं वो इतने कम सैंपल नंबर से आप लोग जो नतीजा जो चीज देखना चाह रहे हैं वो अखज़ कर सकेंगे? देखिए अभी तक हम सिर्फ अजम्पशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं। वो बात होती है कि जी इतना बहुत ज्यादा स्केल है, बहुत ज्यादा इशू है, उसी के लिए ये प्रिवेलेंस सर्वे किया जा रहा है। अभी तक की तादाद ये है, टोटल हमने 25,000 करने हैं और हर तहसील में इसकी टारगेटिंग हुई है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, किया जाएगा। कैंट का जो स्पेसिफिक इशू है वो ये है कि हमारी टीम जो अभी सेंसस ड्यूटी, वो सेंसस की ट्रेनिंग वगैरह में अभी इन्वॉल्व है, तो इसलिए उधर अभी तक के 2 दिन की एक्सरसाइज में कम सैंपलिंग हुई है। लेकिन उसका टारगेट ऑलरेडी सेट है कि उधर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से उनके साथ वर्किंग होगी और इसमें हम साथ साथ एंगेज कर रहे हैं अपने स्कूल की इंतजामिया को ताकि इसमें कोई इशू ना आए। हमारा कॉन्सेप्ट एक तो ये कि हमें रिस्पांस बताइएगा, क्योंकि शुरू में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, और प्लीज काइंडली हमें नंबर एक दफा फिर से कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है जो हमारे पास नंबर है और जो आप बता रही हैं अभी तक जो सैंपल्स के कलेक्शन के हवाले से। कल तक की जो डेटा था उसमें अराउंड 217 के करीब हुए थे। आज हमारे जो हमने फ्रेश डेटा लिया है कल की एक्सरसाइज के बाद वो 247 सैंपल अभी तक हमारे। तो आज कौन सा नया एरिया इसमें ऐड हुआ राफिया? इसमें जी ये सारी कंटोनमेंट वगैरह के साथ इंक्लूडेड ये हमारी 5 तहसीलें हैं लाहौर में जिसके अंदर ये वर्किंग हो रही है, तो उसमें ये सारे एरियाज कवर हो जाते हैं जिसमें स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह भी हैं। तो 5 तहसीलों के ये एड ऑन नंबर्स हैं जो कि अभी तक का फिगर हमारे पास 247 है। और इसको हम साथ आई एम आल्सो फ्रॉम लाहौर, बोर्न एंड रेज़्ड इन लाहौर, सो मुझे पता है लाहौर को तो वैसे भी स्कूल और कॉलेजेस का शहर कहा जाता है जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आप गली गली स्कूल्स देखते हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस, अब वो कोठियों में कॉलेजेस बने हुए, वो तमाम चीजें हमारे सामने। तो यहाँ पर आर यू प्लानिंग कि हम आगे इस नंबर को बढ़ा लेंगे? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा, ये जो अभी तक आपने जितने भी कलेक्ट किए सैंपल्स और जिस तरह से आपने महकमा सेहत की लेबोरेटरी में भेज दिए, कुछ रीडिंग्स उसकी आना शुरू हुई है या आप लोग एक साथ जब आपके पास हो जाए 25,000 हो जाए फिर आप रीडिंग्स बैठ के देखेंगे क्या आई है? नहीं, देखिए उसमें जो सैम्पलिंग प्रोटोकॉल होती है उसके अंदर टाइमलाइन गिवन होती है। वो सैंपल को होल्ड नहीं किया जाता, डेली बेसिस पे हम हेल्थ लैब में भेज रहे हैं। उनका ऑब्वियसली एक टेस्टिंग टाइमलाइन है जिसके अंदर उन्होंने उसको रिपोर्ट बैक करना है। ये क्योंकि एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है तो हम उसको रश भी नहीं करना चाह रहे, उसको हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट आउट करके उसकी डेटा एनालिसिस वगैरह किया जाएगा और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। कंसर्निंग रिजल्ट सामने आए हैं? जी अभी तक हमारी टेस्टिंग ऑन गोइंग है, तो उसके बाद अभी हमें फीडबैक जैसे जैसे मिलेगा तब हम साथ साथ स्कूल इंतजामिया और पेरेंट्स को एंगेज करेंगे जहाँ पे कोई इशू नजर आता है, और इनके साथ साथ काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी इसके साथ हम लेके चलते हैं। आई होप कि ये फिर चले प्रॉपरली, तो आप अपने इस टेस्ट में सही तरीके से कामयाब हो और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, ये ना हो कि फिर चीजों को नाम को दबा की कोशिश की जाए। इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं ये हमारे तालीमी इदारों तक पहुंच गए हैं और जो रैंडम सैम्पलिंग है वो भी हमने देखनी है कि अगर उस कितनी जल्दी हो सके तो बेहतर है, क्योंकि बाकी भी वहां लोग अलर्ट हो गए ना, अलर्ट हो गए बिल्कुल। क्योंकि अगर लंबा टाइम लगेगा सबको करने में, अभी तक अगर 3 दिनों में आपने 247 किया और आप 25,000 करने का मंसूबा रखते हैं तो इस टाइम में जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी और जो करने वाले हैं वो भी वो सब अलर्ट हो गए हैं कि हमने करना है कि नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे टाइम स्पैन में तमाम तो चीजें रीडिंग्स जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। एंड 25,000 का नंबर, बिलीव यू माय ब्रदर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इन लाहौर टू कंडक्ट। तो वो तो रैंडम सैम्पलिंग तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम तस्करा करने जा रहे हैं निज़ाम सेहत के हवाले से, और निज़ाम सेहत में जो जिस तरीके से हम तरजीहात देखते हैं सरकारी सतह पर जो एक्सपेंडिचर है वो सबके सामने के क्या है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं या फिर इस तरीके से जो होते हैं वहाँ पर किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है, और वो एक एहतसाब का जो अमल है वो ना होने के बराबर है। हमने एक दफ़ा वफाकी दारुल हुकूमत से रिपोर्ट किया था कि वहाँ पर एक अथॉरिटी है जो कि ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन कराची में क्या कुछ ऐसा है? अभी जो गुलशन इकबाल में एक वाक़या पेश आया, प्राइवेट हॉस्पिटल है जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में मामूली
तबीयत खराबी पर एक मासूम बच्चे को 15 माह के बच्चे को ले जाया गया वहाँ पर, लेकिन वॉमिटिंग की शिकायत थी उसको, वहाँ पर बच्चे को ले जाया गया और उसके बाद वो बच्चा वहाँ पर मुख्तलिफ ड्रिप्स और इंजेक्शन लगने के बाद वो जहाँ पर ना हो सका। कल ये सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही थी और यकीन कीजिए कि इस कदर तकलीफ दे मनाजिर थे उसके माँ बाप के समझने से कासिर हैं। बिल्कुल जी, और पेरेंट्स के लिए वैसे एक मैसेज भी है कि बच्चों को छोटी छोटी बीमारियों में से अस्पतालों में से छोटे मोटे क्लिनिक से मत लेके जाएं। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर, ये तो निहायत ही अफसोसनाक वाक़या, इतना छोटा बच्चा गफलत से दुनिया से रुखसत हो गया। देखें मदिया, ये गुलशन इकबाल का जो निजी अस्पताल है इसमें गलत अद्वियात और डॉक्टर की मुबैना नातजुर्बाकारी की बायस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। इस बच्चे के वालिद जो जोहान है 15 माह का जो फौत हो गया, इसके वालिद फरहान से हमारी बात हुई, उसका कहना है कि मामूली तबीयत खराबी को अस्पताल लाया गया था और डॉक्टर ने नातजुर्बाकारी के बायस उसके बच्चे को जान से मार दिया। फरहान नामी शख्स का ये भी कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दी है, लेकिन 2 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उसका कहना है कि उल्टी होने पर अस्पताल लेकर आया था जहां पर बच्चों के मराज का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और पहले डॉक्टर ने मुझसे कई दवाइयां मंगवाई, उसके बाद खुद से दवाइयां और ट्रिप्स मंगवाई। कई ड्रिप्स और इंजेक्शन लगाने के बाद जो ओवरडोज मामला हो गया, जिसके बाद इसका बच्चा वहीं पर अस्पताल में पहले उसका जिस्म ब्लू और फिर ब्लैक हो गया, उस जगह को बिल्कुल काला निशान पड़ गया, उसके बाद बच्चा फौत हो गया। उसका कहना है कि डॉक्टर गजाला और समरीन की वजह से मेरा बच्चा फौत हुआ है, इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और बच्चे की वीडियो भी देख सकते हैं। इन डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया जिनकी गफलत से और जिनकी इस तरह की मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं इनका लग रहा और जिनके एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से ये इतनी मासूम जान चली गई, इतनी कीमती जान चली गई है। देखें, जहाँ पर अस्पताल और इस तरह हेल्थ से मुतालिक मामलात होते हैं उसके लिए एक कमेटी बनी हुई जिसे हेल्थ केयर कमीशन कहा जाता है, तो पुलिस उनको इतला करती है। हमारी SHO गुलशन से बात हुई, उसका कहना है कि हेल्थ केयर कमीशन को 2 रोज से उन्होंने ये सेंड किया हुआ है और उनका कहना है कि इस मामले को आकर देखें ताकि उनकी रिकमेंडेशन पर फिर अस्पताल और इस हमले के खिलाफ कार्रवाई हो। आप इसमें वीडियो में कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि देखें एक वाकया तो हो चुका है ना, अभी बात हम गफलत की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक इंसानी जान चली गई, एक बच्चा। अब आप मैं वहां पर जो मेडिसिन देख रहा हूं तो ये बच्चे के इतने छोटे बच्चे को जब मेडिसिन भी दी जाती हैं तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप देते हैं और इस तरीके से उसके ऊपर दवाइयों की भरमार नहीं करते। लेकिन इतना सेहतमंद और इतना खूबसूरत प्यारा बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके लवाहिकीन को सब्र अता करे, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अभी जो कार्रवाई करेगी पुलिस वो उनकी रिकमेंडेशन के बाद करेगी या फिर क्या होगा? बिल्कुल, आप देखें सबसे पहले इस बच्चे को इसकी ये 1 दिन पहले की वीडियो है जिसमें अपने बच्चों के साथ ये खेल रहा है और बाकायदा सेहतमंद है। अब पुलिस जिस तरह बता रही है, पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर उन डॉक्टर्स को बुलाकर उनका बयान लेकर उनको बाउंड कर देती कि वो शहर छोड़कर नहीं जा सकते या उनके ऊपर नजर रखती। लेकिन यहाँ पर हेल्थ केयर कमीशन जब तक नहीं गएगी, पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि कानून ये कहता है कि फौरी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इंतहा है कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई, माँ बाप अपने जिगर गोशे से महरूम हो गए, उनकी गफलत की वजह से, उनके एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से। छोटे से बच्चे को 15 माह के बच्चे को उन्होंने ठोक ठोक के ड्रिप्स लगाई हैं, इंजेक्शन लगाए हैं, सिर्फ वो वॉमिटिंग की वजह से आया था और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसे सफाक ये मसीहा नहीं है, ये जानलेवा लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं पता नहीं मसीहा का रूप धार के इन क्लिनिक्स में। तो इनका बॉयकॉट तो करना ही चाहिए, लेकिन इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि किसी भी ऐसी माँ की कोख ना उजड़े। 15 माह का बच्चा, 1 दिन पहले कि आप उसकी वीडियो देखें किस तरीके से वो बच्चा जो है वो अपने बाकी चाहे वो सिबलिंग्स हैं या अपने कजन्स हैं उनके साथ वो खेल रहा है, इतना खूबसूरत वो बच्चा। और द वेरी नेक्स्ट डे, और पेरेंट्स के लिए भी खुदा के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चे को छोटी छोटी चीजों पे अपने अस्पताल मत लेके जाएं और लेके जाएं मत लेके तो जाएं किसी ऐसी जगह के जहां पर स्पेशलिस्ट हों, जी जहां पर जो बच्चों को न्यूरोलॉजिस्ट हों, प्लीज वहां पर ऐसी किसी भी जगह पर अपने बच्चे को मत लेके जाएं। बच्चे को वॉमिट्स वगैरह भी होती हैं, बच्चे को मोशंस भी लगते हैं, लेकिन किसी ड्रिप्स की और ये हेवी मेडिकेशंस की प्लीज फौरी तरफ मत जाए, उनका मत करें। बड़ी कीमती जान है जी ये, मतलब औलाद वाले जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि क्या तकलीफ है। कि जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था वो निढाल हैं, वो माँ बाप को समझ नहीं आ रही थी कि हाउ टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। वो अपने बच्चे को रोए या अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएं, वो अपने बच्चे को जाके दफनाएं या वो देखें कि वो जिन 2 डॉक्टरों ने, जिन 2 बदबख्तों ने इसके बच्चे को मारा है वो जाके इसको पकड़े। तो यहाँ पे महकमा सेहत को चाहिए ना कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे लोगों का तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं। लोग अपने बच्चों को जाके दफना कर आ जाएंगे और आप लोग बड़े आराम से यहाँ पे बैठे रहेंगे, या फिर आप लोग कुछ करेंगे भी कि आप लोग की भी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है। जी बस ये तो अल्लाह की मर्जी थी।
ایک بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو ہم تین خبر دیتے چلیں کہ سندھ کے عوام امپورٹڈ حکومت اور زرداری مافیا سے نجات چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سندھ کی قیادت زرداری مافیا، یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے، زرداری مافیا کے خلاف جہاد کر رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت سے سندھ میں زرداری مافیا کو شکست دیں گے. جیل بھرو تحریک ملک میں انقلاب کا آغاز ہے. فیض اللہ خان مزید ہمیں تفصیلات دیں گے، بتائیے گا اس سے متعلق. فیض دیکھیے اشفاق، یہ علی زیدی کی قیادت میں عمران خان سے زمان پارک میں وفد نے ملاقات کی ہے اور اس میں سندھ کی سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال ہوئے. اس کے ساتھ عمران خان نے لیاقت جتوئی اور غوث علی شاہ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. عمران خان نے علی زیدی کو عام انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کی ہے. سندھ کے لیے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے سندھ کے تمام اضلاع کے دورے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ سندھ کے لوگ حکومت اور زرداری مافیا سے نجات چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی سندھ کی قیادت زرداری مافیا کے خلاف جہاد کر رہی ہے. ووٹ کی طاقت سے سندھ میں زرداری مافیا کو شکست دیں گے. عمران خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے سندھ کے عوام کو امیدیں وابستہ ہیں اور جیل بھرو تحریک نے ملک میں انقلاب کا آغاز کر دیا ہے. جی فیض اللہ خان، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، آج کل جو دور ہے وہ ہے پروسیسڈ فوڈ کا، موسٹلی جو ہم دیکھتے ہیں جنک فوڈ کا. فاسٹ فوڈ تو میں نہیں کہوں گا، فاسٹ فوڈ از سم تھنگ ایلس. وہ صحت بخش بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ بیسکلی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کو ایک ہی اس سے بھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ از اے فوڈ جو بہت جلدی جھٹ پر تیار ہو جائے تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس میں، لیکن جنک فوڈ جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہر جگہ وہی دکھائی دیتا ہے. اینڈ پروسیسڈ فوڈ، جو ہم فروزن فوڈ لے کر آتے ہیں یہ زیادہ تر پروسیسڈ فوڈ ہی ہوتا ہے، تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے اسپیسیفکلی باہر سے یہ جو برگرز کھاتے ہیں، جو فرائز کھاتے ہیں، یہ جو فرائڈ چکن کھاتے ہیں. خیر کل تو میں نے بھی کھایا، میرا بڑا دل کر رہا تھا کیونکہ نا ان کی لذت ہی بڑی اور ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جو مزے میں آ رہے ہوتے ہیں نا. ہاں، نمک الگ ہوتا ہے، عجیب و غریب جن کا جیسے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ایڈکٹیو قسم کا. تو ہم کھا تو لیتے ہیں، مزے تو ہمیں بڑے آتے ہیں، لیکن بعد میں جو پھر ایسے ہی ڈاکٹروں کے پاس جا کے اور پھر جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر ہم پہ فیٹ چڑھتا ہے، جب ہمیں بیماریاں آتی ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کے کتنے نقصانات ہیں. مختصر ہماری صحت ہو جاتی ہے، ہماری لائف مختصر ہو جاتی ہے یہ ایسے کھانے سے. آپ تو ویسے مختصر ہو گئے کافی. جی بالکل، تو وہ تو روٹی اور چاول اور یہ وہ ڈائٹنگ تو نہیں کہیں گے بیکاز آئی ایٹ ایوری تھنگ، لیکن یہ کہ بہرحال ماہر غذائیت ہنا انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا، ویسے ہم آپس میں بات کرنے میں اتنے محو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے مہمان ہماری اپنی بھی اسٹوری ہمارے پاس نکل آتی ہیں، ہماری کہانیاں اور ہماری زبانی. تو یہ بتائیں کہ یہ جو جنک فوڈ ہے، کیا میں نے جو تشریح کی فاسٹ فوڈ کو جو ہم مکس کر دیتے ہیں جنک فوڈ کے ساتھ، کنفیوز کر بہت صحیح تشریح کی. آپ نہ کرتے تو میں کر دیتی، کیونکہ جب میرے پاس کلینک میں کوئی آتا ہے نا پیشنٹ آ کے ایک ہی شکایت کر رہا ہوتا ہے، میرا بچہ فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، تو میں کہتی ہوں کیا غلط ہے، What is wrong with that؟ What is wrong ان کی with that؟ ڈیفینیشن غلط ہے. آپ اس کو غلط لوکیٹ کر رہی ہیں. فاسٹ فوڈ کین بی اور گھر کی روٹی جس میں گھر میں بنا چکن کچھ سبزی ڈال کے رول دے دو گے، یہ بھی فاسٹ فوڈ ہے. انڈا پراٹھا فاسٹ فوڈ ہے، آپ کو پتا ہے؟ بالکل. پراٹھا اچار از فاسٹ فوڈ، چائے پاپے از فاسٹ فوڈ. اب اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ واٹ از جنک اینڈ واٹ از ہیلدی. جنک کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ ردی، کباڑ، بیکار، اس کو ہم جنک کہتے ہیں. اور جنک فوڈ کو ہم کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں؟ وہ کھانا جس میں غذائیت کم سے کم ہوگی اور کیلریز ہوں گی، کیلریز بے انتہا ہوں گی، لیکن وہ غذائیت نہیں ہوگی. برگر کھا رہے ہوتے ہیں ہم اتنے بڑے. بالکل ایسا ہی. اب کیا ہے، برگر برا نہیں ہے، لیکن برگر کو جس طریقے سے پکایا گیا ہے، انگریڈینٹس ہیں اور جس آئل میں اس کو ڈیپ فرائی کر کے بار بار فرائی کیا ہے جس میں ٹرانس فیٹس بن گئے، وہاں وہ جنک میں کنورٹ ہوا. اگر وہی برگر کوئی گرل ہے یا ایسی جگہ بنا ہوا ہے جہاں آپ اوتھینٹک ہیں کہ بھائی یہ اس نے ایک ہی آئل کے اس میں بیچ میں اس کو بنا لیا ہوا ہے، یہ گرلڈ ہے، اس میں بہت منیمم آئل ہے. اور بہت سے بہت، آج میں نے ایک بن کھا لیا جس میں میدا ہے، تو کوئی میدا اتنی بری چیز نہیں ہوگی، لیکن میدا کچھ لوگوں کے لیے بہت برا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ایک نارمل ہے. تو آپ نے کبھی کبھار برگر کھا لیا، وہی بن ایک اوٹس کا بن بھی ہو سکتا ہے، وہی بن اور کسی آٹے کا، ملٹی گرین کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں جو کہ ہیلدی فاسٹ فوڈ ہو سکتے ہیں، لیکن جنک آپ کے اپنے گھر کا کھانا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیں ذرا، کہ ہمیں پتا، اب بہت ساری ماؤں کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے بچوں کو جنک فوڈ دے رہی ہیں.
बिल्कुल। प्लीज जरा बताइए। हमारे जो पाकिस्तानी कुजीन है, आई एम सो सॉरी, क्या वो हेल्दी कुजीन है? क्या जो हम घर में सालन बनाते हैं, नॉर्मल सालन जिसमें तरी वाला होता है, आधी कटोरी तरी होती है और 2-3 बोटी उसमें सालन में तैर रही होती है सिर्फ, और वो हम शोरबे के साथ सिर्फ रोटी खाते हैं, क्या ये जंक नहीं है? मिर्चों भरा और नमक भरा सालन होता है। और मुझे ये बताएं, ये प्लीज ये भी एक्सप्लेन करें कि ये जो खवातीन के अंदर आदत होती है कि तेल किसी चीज को फ्राई किया, उसके बाद वही तेल सेहतमंद तेल में डाल के रख लिया और उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी रमजान आने वाला है, उसमें देखिएगा। जो कार्सिनोजेंस जो बनते हैं बहुत गलत है। फिर यही खवातीन और हजरात कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, रिमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, और ये किसी तरीके से ठीक नहीं होते। मेरा एक सवाल है पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से, कि क्या कोई आज तक डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक हुआ है? दवाइयां सारी जिंदगी खानी है। मैं कहती हूँ अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो, अपने खाने के तरीके चेंज कर दो, घर में खाना पकाने के तरीके चेंज कर दो, आपको इन गोलियों से, दवाइयों से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप वही खाना खा रहे हैं, आप सुबह उठ के नाश्ते में चाय और पापे खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। आप सुबह नाश्ते में उठ के चाय और बिस्किट खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। बाद में चाय पापे जो है वो जंक में आ जाता है, जंक में आता है। ब्राउन ब्रेड के नाम पे, जो कि हेल्थ को हेल्दी बताया जाता है, जो कि सरासर नुकसान है, ब्राउन ब्रेड जिसको मैं नुकसान कहती हूँ, आप वो खा रहे हैं। आप डाइट, ये भी बता दें कि नुकसान है क्योंकि वो ब्राउन नहीं है, उसमें कलर डाला हुआ है, वो वही मैदा है। और अगर आप ब्राउन ब्रेड डायबिटीज के पेशेंट खा रहे हैं ना, ये सोच के कि मेरा ठीक हो जाएगा, तो गंदम डायबिटीज वालों के लिए मना है। WHO की तरफ से हम डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट साफ कहते हैं आप गंदम छोड़ दें, आप चावल छोड़ दें, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आपको ओट्स खाने पड़ेंगे, आपको कीनवा खाना पड़ेगा, आपको सब्जियां और गोश्त खाना पड़ेगा, तो ये मना है। उसमें से भी देखिए कि आपने कौन सा मीट नहीं खाना, यू कैन हैव फिश, हां, यू कैन नॉट हैव रेड। तो ये आपने जंक खाया है, ये आपने घर में बैठ के जंक खाया है, ठीक है ना। अब आप ये जो दोपहर का खाना बनता है हमारे यहाँ, पुलाव, चावल, बिरयानियाँ, दोपहर में कुछ लाइट सा बना लो, क्या बोला, दाल चावल बना लो, चलो पुलाव बना लो, लाइट हो गया, ये सब्जी बना ली, कबाब अलग से होंगे, अचार अलग से होगा, रायता, सलाद, ये इस सबको मैं जंक कहती हूँ। ये सब जंक में आ जाता है। यही तमाम खवातीनों हजरात पर ठीक क्यों नहीं होते? तो इसलिए यहाँ अपने माइंड सेट को दोबारा चेंज करें और आके देखें कि गलती कहाँ है। हम बाहर की चीजों को सिर्फ जंक कह रहे हैं। बच्चा बेचारा फ्रेंच फ्राइज लेकर आ गया, उसको डांट पड़ रही है घर में, और घर में जो तबाही हो रही है वो कोई नहीं जंक फूड, और घर में वो जो अम्मा ने इतनी ऑयल वाली बिरयानी, निहारी और सालन बनाकर उसको जबरदस्ती खिला रही है, क्या वो जंक नहीं है? दोनों इक्विवेलेंट हैं। अम्मा ने भी वही सालन का तेल इस्तेमाल करा है जो रात को अब्बा के लिए समोसे और कबाब बनाई थी, और वो पता कौन से वाला तेल है? ये जो अभी आजकल सर्दियों में मच्छी नहीं जिसमें वो फ्राई की थी, बिल्कुल ऐसे। वो आगे रमजान में भी जाएगा, उसमें पकौड़े भी होंगे, उसमें सब कुछ होगा। आप जज्बात जो हैं वो रूज पे, मैं आप लोगों को यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इन्हें आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिर जज्बात रूज पे क्या, ये कल मैंने फ्राइड चिकन खा लिया ना, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मेरा। हाँ।